तो आज हमारा टॉपिक है नियोटेनी। नियोटेनी बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का टॉपिक है। ये एग्ज़ाम में 10 नंबर के क्वेश्चन में आता है। मैं इसका आपको नोट्स दूंगा और साथ में समझाते भी जाऊंगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। नियोटेनी नियोटेनी दो वर्ड्स नियो और टैनी से मिलकर बना है। जहाँ नियो का मीनिंग होता है न्यू और टैनी का मतलब होता है इवेंट्स, मतलब नई घटनाओं का होना। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? नियोटेनी का शाब्दिक अर्थ सामान्यतः होने वाली घटना के विपरीत नई घटना का होना है। अब ये नियोटेनी घटना यूरोडेला मतलब सैलामेंडर में देखा जा सकता है। ठीक, हम लोग अब जो बोले सामान्यतः होने वाली घटना, तो वो क्या है? वो है मेटामॉर्फोसिस। इसमें क्या होता है? लार्वा अपने कुछ लार्वा के लक्षणों को छोड़कर, मतलब कि अपने टेल्फिन, एक्सटर्नल गिल्स, इसको छोड़ता है और वृद्धि करके कुछ नए गुण अपनाता है, जैसे कि हाइंड लिम्स का बनना, गोनाड्स मतलब टेस्टिस या ओवरीज का बनना। ठीक है, ये नए लक्षणों को धारण करता है। इसमें क्या होता है? लार्वा का एक निश्चित समय पश्चात अपने लार्वा के लक्षणों को छोड़कर नए एडल्ट के लक्षणों को धारण करना, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। इसमें लार्वा कभी भी अपनी नई संतति का उत्पत्ति नहीं कर सकता, उसको मेटामॉर्फोसिस कर एडल्ट में बदलना पड़ेगा। ठीक, अब हम लोग जो पढ़े नियोटेनी, उसमें क्या होता है? नियोटेनी में लार्वा अपने लार्वा के लक्षणों को छोड़े बिना, मतलब अपने जो एक्सटर्नल गिल्स हैं या जो टेल्फिन है, इसको छोड़े बिना ही अपने अंदर गोनाड्स का विकास कर लेता है, मतलब टेस्टिस या ओवरीज का विकास कर लेता है। ठीक, इसको कैसे बोलेंगे? नियोटेनी में लार्वा अपने लार्वा के स्टेज में रहकर ही एक निश्चित समय पश्चात लार्वा के संरचना में रहते हुए गोनाड्स का विकास करता है और लार्वा अवस्था में ही अपने बच्चों को उत्पन्न करने में सक्षम होता है। इस क्रिया को बोलते हैं नियोटेनी। यहाँ एक तीसरी घटना होती है, इसको बोलते हैं पेडोजेनेसिस। इसमें क्या होता है? लार्वा उस निश्चित समय पहले ही अपने अंदर गोनाड्स का विकास कर ले, मतलब अपनी नई संतति को उत्पत्ति कर सके। इस क्रिया को बोलते हैं पेडोजेनेसिस। समझ तो गए? अब इसको लिखेंगे कैसे एग्जाम में, तो इसके लिए कमेंट्स हैं। ये इसमें ये मेटामॉर्फोसिस का है। इसमें सामान्यतः लार्वा निश्चित समय पश्चात एडल्ट में बदल जाती है, इस घटना को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक, मेटामॉर्फोसिस की घटना में एक्सटर्नल गिल्स तथा टेल्फिन गायब हो जाते हैं, जबकि गोनाड्स मतलब टेस्टिस या ओवरीज डेवलप हो जाते हैं। ठीक, लेकिन यदि कोई लार्वा निश्चित समय पश्चात भी अपने लार्वा के लक्षणों को समाप्त किए बिना सेक्सुअली मैच्योर हो जाए, जिसमें गोनाड्स का विकास हो जाए, वह यह अपनी संतति को उत्पन्न करने में सक्षम हो जाए। ठीक, यही घटना नियोटेनी कहलाती है, जिसमें ऑर्गेनिज्म बाहर से लार्वा जैसे दिखाई देता है, जबकि अंदर से यह एडल्ट के लक्षणों को धारण किया रहता है। यह हो गया नियोटेनी। अब यदि कोई लार्वा समय से पहले ही सेक्सुअली मैच्योर हो जाए, तो इस घटना को पेडोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रकार की घटना में गोनाड्स का निर्माण समय से पहले ही हो जाता है। ठीक, ये तो कमेंट्स हो गए। अब इसके बाद फैक्टर्स देखते हैं जो नियोटेनी की घटना को प्रभावित करता है। फैक्टर अफेक्टिंग नियोटेनी। एक्सट्रिंसिक फैक्टर मतलब वह बाह्य फैक्टर कारक जो नियोटेनी की घटना को प्रभावित करेंगे, और इंट्रिंसिक फैक्टर में वो आंतरिक घटना, मतलब लार्वा के शरीर के अंदर होने वाली घटनाएं जो नियोटेनी की घटना को होने में प्रभावित करेंगी। ठीक, तो ये है एक्सट्रिंसिक फैक्टर मतलब बाह्य कारक। ठीक, एब्यूडेंस ऑफ फूड मतलब भोजन की अधिकता होने पर मेटामॉर्फोसिस की घटना ना होकर नियोटेनी की क्रिया होती है। ठीक, मतलब अगर भोजन की अधिकता है तो लार्वा मेटामॉर्फोसिस नहीं करता, नियोटेनी की घटना को धारण करता है। ठीक, दूसरा फैक्टर है इंडिपेस्ट वाटर। जब ऑर्गेनिज्म गहरे जल में पाया जाता है तब उसमें नियोटेनी की क्रिया होती है, मतलब ऑर्गेनिज्म गहरे जल में पाया जाएगा तो वह नियोटेनी करता है, मतलब मेटामॉर्फोसिस नहीं करता। तीसरा फैक्टर टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो वातावरण में तापमान यदि 5 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाए तब मेटामॉर्फोसिस के स्थान पर नियोटेनी की क्रिया होती है। अब सैलाइन नेचर ऑफ वाटर। जल का सैलाइन नेचर
नियोटेनी की घटना को होने की संभावना को बढ़ा देता है। मतलब यदि पानी खारा है जिस जल में वह लार्वा रह रहा है तो वह मेटामॉर्फोसिस नहीं करेगा। ठीक। अब यहाँ पांचवा फैक्टर है इन कोल्ड वाटर। यदि ऑर्गेनिज्म जिस जल में रहता है वह बहुत अधिक ठंडा हो तो यह भी एक कारक होगा जो नियोटेनी की क्रिया को प्रोत्साहित करेगा। मतलब यदि जो लार्वा है वो ठंडे जल में रहेगा तो वह फिर से मेटामॉर्फोसिस नहीं करेगा। ठीक। मैं आपको बहुत से फैक्टर दे रहा हूँ, इसमें अगर एग्जाम में 3 भी याद रहते हैं तो काफ़ी है। ठीक। अब जो दूसरा फैक्टर है इंट्रिंसिक फैक्टर, मतलब लार्वा के बॉडी में होने वाली क्रियाएं जो मेटामॉर्फोसिस को नहीं होने देंगी। ठीक। थायरोक्सिन हार्मोन, ये कुछ हार्मोन है जो नियोटेनी की क्रिया को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक। थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है? ह्यूमंस में देखें तो आपको पता होगा थायरोक्सिन हार्मोन ग्रोथ करने में सहायक होता है, मतलब बॉडी की ग्रोथ करने में सहायक होता है। ये लार्वा में कैसे काम करता है? यदि ऑर्गेनिज्म के शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो मेटामॉर्फोसिस की क्रिया रुक जाती है, जिससे नियोटेनी की क्रिया होती है। ठीक। अब दूसरा इंसुलिन हार्मोन, यह शरीर में इंसुलिन की अधिकता मेटामॉर्फोसिस की क्रिया को रोककर नियोटेनी की क्रिया को प्रोत्साहित करती है। मतलब इंसुलिन की मात्रा यदि बॉडी में बढ़ जाए तो फिर तो भी यह नियोटेनी की घटना को प्रेरित करता है। तीसरा हार्मोन प्रोलैक्टिन, यह प्रोलैक्टिन हार्मोन दूसरे हार्मोन्स जैसे कि थायरोसिन, मतलब जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये थायरोसिन की क्रिया को प्रभावित करेगा और मतलब जो थायरोसिन हार्मोन है उसका प्रोडक्शन को भी कम कर देगा। अब थायरोसिन कम होगा तो जो हम शुरू में पढ़े नियोटेनी की क्रिया को मतलब थायरोसिन अगर कम है तो फिर नियोटेनी होगी। तो वैसे ही यहाँ अगर प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ती है तो वह थायरोसिन को रोकेगी, जिस कारण से नियोटेनी की क्रिया होगी और मेटामॉर्फोसिस की क्रिया रुक जाएगी। अमाउंट ऑफ कैल्शियम, यदि लार्वा के शरीर में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो तो यह नियोटेनी की घटना को प्रेरित करेगा। मतलब कैल्शियम यदि शरीर में अधिक है तो वह मेटामॉर्फोसिस को रोकेगा, जिससे नियोटेनी होगा। ठीक। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ नियोटेनी, मतलब नियोटेनी कितने टाइप के होते हैं और वो कैसे होते हैं। टाइप्स ऑफ नियोटेनी। अब नियोटेनी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फैकल्टेटिव नियोटेनी, दूसरा टोटल नियोटेनी। फैकल्टेटिव नियोटेनी मतलब ये कुछ टाइम के लिए होगा, फिर उसके बाद कुछ टाइम नियोटेनी की अवस्था में रहने के बाद वो फिर से मेटामॉर्फोसिस करेगा और वापस एडल्ट बन जाएगा। ठीक। और टोटल नियोटेनी मतलब इसको बोलते हैं परमानेंट नियोटेनी भी, मतलब वो टाइप का नियोटेनी जो कभी भी लार्वा को एडल्ट में बदलने नहीं देगा, इसको ऑब्लिगेट नियोटेनी बोलते हैं। तो यहाँ जो फैकल्टेटिव नियोटेनी है ये फिर 2 टाइप के होते हैं, पार्शियल नियोटेनी और इंटरमीडिएट नियोटेनी। पार्शियल नियोटेनी मतलब ये प्रकृति में सामान्यता हो गई और अपने आप ही ये फिर से मतलब बदल जाएगा एडल्ट में। लेकिन जो इंटरमीडिएट नियोटेनी है ये इसके लिए मतलब इस प्रकार के नियोटेनी को ठीक होने के लिए मतलब मेटामॉर्फोसिस करने के लिए कुछ इंटरमीडिएट की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके लिए कमेंट्स। फैकल्टेटिव नियोटेनी वह नियोटेनी जिसमें लार्वा के लक्षण एडल्ट में कुछ समय के लिए पाए जाते हैं, इसके पश्चात उनमें मेटामॉर्फोसिस हो जाती है, उसे फैकल्टेटिव नियोटेनी कहते हैं। इसे टेम्पररी नियोटेनी भी कहते हैं, जैसे बताया। फिर फैकल्टेटिव नियोटेनी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक। पार्शियल नियोटेनी पहला प्रकार है पार्शियल नियोटेनी। इसमें जब वातावरण का टेम्परेचर मतलब एक्सट्रिंसिक फैक्टर 5 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो थायराइड ग्लैंड से थायरोसिन हार्मोन का स्रावण नहीं होता है, जिससे उसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाती। मतलब ये प्रकृति में स्वयं हुआ, लेकिन जैसे ही अब एक्सट्रिंसिक फैक्टर में बदलाव होगा, मतलब वातावरण में अगर कुछ बदलाव होता है तो फिर ये नियोटेनी की क्रिया भी प्रभावित होगी। ठीक। लेकिन जैसे ही उस जगह का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है तो थायराइड ग्लैंड हार्मोन का स्रावण करने लगता है। यह हार्मोन अपने रिसेप्टर मतलब किसी भी हार्मोन को अपने रिसेप्टर में जाकर बाइंड करना पड़ता है। हार्मोन रिसेप्टर में बाइंड करने के बाद ही कुछ काम करता है और वो काम शरीर में संपन्न होता है। तो टेम्परेचर बढ़ा तो थायराइड ग्लैंड फिर थायरोसिन हार्मोन स्रावित किया। जो हार्मोन है थायरोसिन वो अपने रिसेप्टर जिसको बोलते हैं बीटा रिसेप्टर,
यह उससे बाइंड करता है। बाइंड किया, बाइंड करने के बाद क्रिया होती है, वो क्रिया होती है मेटामॉर्फोसिस की। तो यहाँ पे वातावरण प्रभावित किया न्यूटनी को, और वो भी कुछ कुछ समय के लिए, मतलब न्यूटनी कुछ समय के लिए हुई वातावरण के प्रभाव से। फिर वातावरण में जैसे ही बदलाव हुआ तो वो न्यूटनी अपने आप बदलकर मेटामॉर्फोसिस हो गई, और वो जो लार्वा है वो फिर से एडल्ट में बदल गया। इस प्रकार इसमें न्यूटनी कुछ समय के लिए पाई जाती है। ठीक, यहाँ हम लोग देखेंगे किसी भी चीज़ को डायग्राम से, जो डायग्राम हमको याद है उससे समझने का प्रयास करेंगे तो ये आखिर तक याद रहता है और एग्जाम में भी काम आता है। इसमें क्या होता है, हम लोग जैसे जैसे ऊपर पढ़े, ये है लार्वा। लार्वा जो जो 5 डिग्री सेल्सियस से कम पर रहता है, तब ये न्यूटनी के स्टेज में रहता है। लेकिन जैसे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा तो मेटामॉर्फोसिस की क्रिया हुई। मेटामॉर्फोसिस होने पर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा 5 डिग्री सेल्सियस से, मेटामॉर्फोसिस हुई, ये एडल्ट में बदला। ठीक, डायग्राम से याद रखिएगा। अगर उसी क्रिया को हम लोग रेखा चित्र इससे याद रखें तो टेम्परेचर, इसमें जो रेड में दिखा रहा है ये टेम्परेचर कारक है, तो न्यूटनी की क्रिया को प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ टेम्परेचर प्रभावित किया, टेम्परेचर के कारण थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर पाया, थायराइड ग्लैंड से हार्मोन स्रावित नहीं हो पाया। लेकिन जैसे तापमान बढ़ा तो थायराइड ग्लैंड से T3 मतलब थायरोसिन हार्मोन रिलीज हुआ, जो बीटा रिसेप्टर से बाइंड किया, इससे हुई मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पे एग्जांपल है एम्बियोस्टोमा टिग्रिनम, मतलब एम्बियोस्टोमा टिग्रिनम है, इसमें पार्शियल टाइप का न्यूटनी होता है। ठीक, एग्जांपल याद रखेंगे और एग्जाम में लिखेंगे। दूसरा